नमस्कार साथियों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन। यह CGPSC मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के भाग 2 में शामिल है। तो चूँकि लोक प्रशासन का आज पहला क्लास है, तो स्वाभाविक सी बात है आज की चर्चा लोक प्रशासन के विषय प्रवेश को लेकर के होगी, अर्थात लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र या प्रकृति को समझने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हम प्रशासन के अर्थ को समझें। तो आपके ज़हन में सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय समूह द्वारा किया जाने वाला प्रयास है। अगर आपसे 2 नंबर में ये पूछा जाता है कि प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करें, तो आप ये बता सकते हैं कि प्रशासन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय समूह द्वारा किया जाने वाला प्रयास है। एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इस महामारी से जनता को बचाने के लिए या इस महामारी का प्रभाव कम करने के लिए न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि राज्य के, जिलों के सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये सामूहिक प्रयास है। ठीक है। दूसरा, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो प्रशासन का अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन शब्द एड और मिनिस्ट्री से बना है, जिसका अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना या दूसरों की देखभाल करना। वर्तमान समय में प्रशासन का क्षेत्र व्यापक हो गया है। यह सरकारी और निजी क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। और इस तरीके से आप प्रशासन के आधारभूत तथ्य या विशेषताएं बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, प्रशासन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरी विशेषता, प्रशासन के पास वित्तीय संसाधन होने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि प्रशासन को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। प्रासंगिक होना मतलब आज के हिसाब से प्रशासन आपको संचालित करना हो और समय समय पर प्रशासन को अपने आप को अपडेट करने की या बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तीसरा, प्रशासन में संगठन का होना आवश्यक है। प्रशासन में सत्ता का होना जरूरी है। बिना अथॉरिटी के आप प्रशासन संचालित नहीं कर सकते। यदि कर्तव्य दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सत्ता भी देनी पड़ेगी। और अगला, प्रशासन में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय पाया जाता है। और अंतिम कि प्रशासन जो है मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण करती है। ठीक है। इसी संबंध में प्रसिद्ध लोक प्रशासन के विद्वान टीड हैं, उन्होंने प्रशासन को परिभाषित किया है कि प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। ठीक है। अब ये तो हुई प्रशासन की बात और प्रशासन की विशेषताएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है। इसके अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जो सरकारी क्षेत्र में जनहित में संचालित की जाती हैं। सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं। कुछ और
उसके महत्व को बढ़ाने के लिए आप उसमें कोट कर सकते हैं। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो एल.डी. वाइट ने बताया कि लोक प्रशासन में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोक प्रशासन को परिभाषित कर सकते हैं। अगली चर्चा है हमारी लोक प्रशासन की प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति यानी कैसा है। आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो एक दिमाग में आता है कि मानवीय की प्रकृति है कि वैज्ञानिक प्रकृति का है। तो यहाँ पे उसी बात पे चर्चा होगी। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन के कर्मचारियों के एकीकरण पर जोर देता है। इसके समर्थक हैं एल.डी. वाइट, विलोबी, मार्क्स, फिफ्नर। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में उच्च प्रबंधकीय अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, क्लर्क, चपरासी सभी के कार्य प्रशासन में शामिल होते हैं। वास्तव में यह विचारधारा सभी कर्मचारियों के एकीकरण पर जोर देती है। अब मान लीजिए हम एकीकृत दृष्टिकोण से देखें तो उससे प्रशासन को क्या लाभ होगा। तो एकीकृत दृष्टिकोण से यदि हम देखें, अगर एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं तो प्रशासन का क्षेत्र इससे विस्तृत होता है। यानी एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। एकीकृत दृष्टिकोण से सहभागिता में वृद्धि होती है और तानाशाही व्यवहार पर रोक लगती है। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके समर्थक हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक। यह संकुचित दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि प्रशासन का कार्य केवल नीतियों का क्रियान्वयन करना है। यह दृष्टिकोण प्रशासन के केवल उच्च प्रबंधकीय कार्यों को शामिल करता है। और यदि हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण को अपनाएं तो इससे क्या लाभ होंगे। पहला फायदा ये होगा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। दूसरा, प्रशासन को कार्यकुशल बनाने में मदद मिलती है। और तीसरा कि प्रशासन को विज्ञान बनाए रखने में मदद मिलती है। और देखें तो एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में एकीकृत विचारधारा अधिक उपयोगी है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पूरी तरह तकनीकी तरीके से या विशेषज्ञ तरीके से नहीं, बल्कि यहाँ एकीकृत दृष्टिकोण ज़्यादा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि एकीकृत दृष्टिकोण सहभागिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर देती है, लेकिन निजी प्रशासन जहां कुशलता एवं अनुशासन से कार्य करना है वहां आज भी प्रबंधकीय विचारधारा उपयोगी है। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें, हम किसी को दरकिनार नहीं कर सकते। क्षेत्र की बात है, यदि हम भारतीय प्रशासन की बात करें तो वहाँ एकीकृत दृष्टिकोण उपयोगी है। यदि हम निजी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ प्रबंधकीय विचारधारा उपयोगी है। ठीक है, अब चर्चा होती है, यहाँ पे प्रकृति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रकृति के संबंध में एक चर्चा ये होती है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। तो हम कला माने या विज्ञान माने, और कला माने तो उसके पीछे हमारा तर्क क्या है और विज्ञान मानने के पीछे हमारा तर्क क्या है। तो देखिए, कला मानने के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, पहला ये है कि लोक प्रशासन में सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है। दूसरा ये है कि कला के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, तो लोक प्रशासन में भी अभ्यास की आवश्यकता है। कला में पारंगत होने के लिए विशेष रुचि एवं गुण होना आवश्यक है, तो लोक प्रशासन में भी विशेष रुचि एवं गुण का होना जरूरी है ना। और अगला कि कला में विकास होता है, तो यहाँ भी लोक प्रशासन भी विकास की प्रक्रिया से गुजरा है। कला में परिवर्तनशीलता होती है और लोक प्रशासन में भी परिवर्तनशीलता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रशासन एक कला है, क्योंकि उसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह और उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर यदि हम लोक प्रशासन को विज्ञान माने तो उसके
पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं? तो देखिए, लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता एवं निश्चितता होती है। और यदि हम सभी विज्ञानों की बात करें तो यथार्थता और निश्चितता उसका विशिष्ट गुण है। दूसरा कि लोक प्रशासन में अन्य विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लोक प्रशासन में अन्य विज्ञानों की तरह क्रमिक एवं संगठित अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन में अन्य विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी करना संभव है। लोक प्रशासन अन्य विज्ञानों की तरह आदर्शात्मक है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें आगमनात्मक विश्लेषण, नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसा है कि विज्ञान मानने के पीछे कुछ विरोध है कि हम लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मान सकते। उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि निश्चितता का अभाव है। दूसरा ये है कि लोक प्रशासन में सार्वभौमिक नियमों तथा सिद्धांतों का अभाव है। और तीसरा है कि लोक प्रशासन में पर्यवेक्षण तथा लक्ष्य परीक्षण का अभाव है। और चौथा, लोक प्रशासन में आदर्शात्मक है। और अगला कि लोक प्रशासन भविष्यवाणी करने में अक्षम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने प्रकृति को बताया कला है, विज्ञान कला मानने के पक्ष में आपने तर्क दिया, विज्ञान मानने के पक्ष में आपने तर्क दिया, और क्यों उसको विज्ञान नहीं माना जा सकता इसका भी आपने कारण बताया। अब अगली चर्चा, चूँकि आपके सिलेबस में लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, तो अर्थ हमने बात की, प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में हमने चर्चा की, और लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में आपने जाना और समझा। अब आगे की चर्चा लोक प्रशासन के क्षेत्र की। तो लोक प्रशासन प्रशासन के विस्तृत क्षेत्र का एक विशेष भाग है। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय के क्षेत्र को निश्चित करना बड़ा कठिन है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला, व्यापक दृष्टिकोण। दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण। तीसरा, पोस्टकार्य दृष्टिकोण। और चौथा, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो चलिए बात करते हैं व्यापक दृष्टिकोण की। तो सबसे पहली चीज़, आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो यहाँ पे उनके समर्थक आप लिखेंगे कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है। एल डी वाइट, विलोबी, मार्क्स, फिफ्नर। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। यानी तीनों के कार्यों को इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। कुछ विद्वान व्यापक दृष्टिकोण की आलोचना भी करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो पहला उसमें पॉइंट आप बता सकते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण जो है तकनीकी ज्ञान की उपेक्षा करता है। दूसरा, व्यापक दृष्टिकोण के अपनाने से क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं अपन, संकुचित दृष्टिकोण की। तो आप यहाँ बताएंगे कि संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक साइमन और लूथर गुलिक हैं। यह लोक प्रशासन का संबंध, यह दृष्टिकोण ये मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन की कार्यपालिका शाखा से है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र में निम्न बातें आती हैं। पहला, सामान्य प्रशासन का अध्ययन, कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, वित्त संबंधी समस्याएं, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन आदि। और इस संकुचित दृष्टिकोण की भी आलोचना होती है। आलोचना इस आधार पे कि संकुचित दृष्टिकोण प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। काम हो या ना हो, लेकिन प्रक्रिया पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है। अब अगली चर्चा हम करते हैं। तीसरा हमारा जो दृष्टिकोण है, पोस्ट कार्य दृष्टिकोण।
इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक लोथर गुलिक हैं। यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है जो कि औपचारिकता, दक्षता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता व मूल्य निरपेक्षता पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पोस्ट कार्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों से बना है। ये शब्द प्रशासन की 7 तकनीकें बताते हैं जिससे प्रशासन कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में भी पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण पूछा जा सकता है। तो पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण में 7 यानी पोस्ट जो कार्ब जो शब्द है वो 7 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। पी से प्लानिंग यानी योजना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय, आर से रिपोर्टिंग यानी रपट देना और बी से बजटिंग यानी बजट तैयार करना। गुलिक के अनुसार चूँकि प्रशासन इन्हीं तकनीकों से काम करता है, अतः पोस्ट कार्ब प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र को प्रकट करता है। लेकिन यह दृष्टिकोण भी आलोचना से बचा नहीं, इसकी भी आलोचना होती है। तो पहली आलोचना इसकी, पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण मानवीय भावनाओं एवं लोकहित की उपेक्षा करता है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण नेतृत्व की उपेक्षा करता है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण पाठ्य विषय यानी तकनीकी ज्ञान की उपेक्षा करता है। और अगला हमारा दृष्टिकोण है लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते, यानी दोनों एक ही हैं, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी हैं, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी हैं। दोनों का ही एक ही उद्देश्य है, जनहित एवं जन कल्याण। अगला हमारा दृष्टिकोण है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक F.W. रिक्स हैं। इसके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसके नियमों, सिद्धांतों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक बना देता है। इस प्रकार हम देखें तो उपरोक्त सभी दृष्टिकोण में सत्यता का अंश है। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की सामाजिक व कल्याणकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगली चर्चा लोक प्रशासन के महत्व पर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप बन सकते हैं इस पे। तो लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कि लोक प्रशासन नीति का संरक्षण करता है। यह राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों को लागू करने का साधन है। सरकार डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। सरकार की नीतियों को ज़मीन पे लाने का, एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। लोक प्रशासन सरकारी तंत्र की बुनियाद है। पूरे सिस्टम का जो आधार है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, वो कौन है? प्रशासन है। ठीक है, लोक प्रशासन स्थिरता एवं व्यवस्था को कायम रखता है। लोक प्रशासन सामाजिक एवं आर्थिक विकास का साधन है। लोक प्रशासन विशाल स्तर की वाणिज्यिक क्रियाओं का प्रबंधन करता है। लोक प्रशासन आर्थिक विकास एवं सेवाएं सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगली चर्चा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि विकासशील देशों में प्रशासन की भूमिका क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है, तो अपने आसपास की चीज़ों को भी ऑब्जर्व करिए। आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आज देखिए कोरोना जैसे महामारी के बीच प्रशासन कितनी तत्परता के साथ काम कर रहा है। पूरी जिला प्रशासन के सभी विभागों की टीमें लगी हुई हैं। सारे लोग जो है ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। तो विकासशील देशों में प्रशासन की भूमिका की हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहली बात यह है कि लोक प्रशासन अपने मूलभूत कार्यों के अलावा विकासशील देशों में निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है। अब देखिए, मूलभूत कार्य मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट को जो काम दिए जाए केवल वही करेगा। आप देखेंगे कि जो आपदा, जो महामारी फैली हुई है, ये काम अगर हम डिपार्टमेंट के तौर पर देखें तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का है, लेकिन स्वास्थ्य अमला लगा हुआ है, श्रम विभाग के टीमें लगी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ, अन्य जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो सारे लोग इस महामारी में लोगों के बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, इस महामारी की रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सामूहिक प्रयास है। ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन सिर्फ निर्धारित दायित्वों को ही पूरा करता है ना। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि लोक प्रशासन अपने मूलभूत कार्यों के अलावा विकासशील देश में निम्न भूमिकाएं निभाता है। और क्या भूमिकाएं निभाता है, इस पॉइंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। पहला, व्यवस्थापन में सहयोग हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उसमें सारे डिपार्टमेंट लोक प्रशासन सहयोग करता है। उद्यम एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सहयोग बिल्कुल है। अर्थव्यवस्था का विनियमन बिल्कुल है। नियोजित विकास का आधार है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन संस्था निर्माण करता है। अलग अलग समयों पर जब जब विशेषज्ञ संस्थाओं की ज़रूरत होती है, लोक प्रशासन वो भी काम करता है। लोक प्रशासन समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण करता है। लोक प्रशासन सामाजिक समानता को प्रोत्साहन देता है। लोक प्रशासन राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता का पोषण करता है। लोक प्रशासन स्वस्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। लोक प्रशासन जनमत का निर्माण करता है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। लोक प्रशासन राष्ट्रीय स्थिरता का आधार है। लोक प्रशासन नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। लोक प्रशासन कृषि और औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन जनसहभागिता एवं विश्वास प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आप विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका बता सकते हैं। तो साथियों, आज की इस चर्चा में आपने देखा विषय प्रवेश के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और लोक प्रशासन का महत्व। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।